brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज ऑनरेबल मेंबर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और यह विषय हमारे देश के भविष्य से संबंधित है। किसी भी देश का भविष्य उसके विज्ञान और उसकी शिक्षा और अनुसंधान पर निर्भर करती है। ऑनरेबल चेयर मैडम, जिस तरीके से ये बात रखा गया कि एक रिजोल्यूशन लाना चाहिए सदन में, किस चीज़ के लिए ये रिजोल्यूशन होना चाहिए कि देश में जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, ब्लॉकचेन ले लीजिए, क्वांटम कंप्यूटिंग ले लीजिए, मॉड्यूलर न्यूक्लियर एनर्जी ले लीजिए और अलग अलग तरह के जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें एक काउंसिल बनाना चाहिए, काउंसिल फॉर फ्यूचर अफेयर्स। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पे कोई संदेह होगा या किसी के मन में भी प्रश्न होगा कि इन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए इस तरीके की किसी भी प्रावधान या व्यवस्था में किसी को भी तकलीफ होगी। आज प्रश्न ये है कि अगर सरकार की नीयत इसको सच में अचीव करने की है तो हमने इन पूरे 10-15 सालों में क्या क्या काम किए हैं जिससे ये जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है, वो स्पष्ट हो जाता है। हमें ये खुशी होगी, लेकिन इस देश में अनुसंधान को लेकर कई सारी काउंसिल्स बने हुए हैं। रिसर्च को लेकर देख सकते हैं, इनोवेशंस को लेकर दे सकते हैं। उनमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़ी भी इंटरेस्ट या थोड़ा भी कोई फोकस किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि जीडीपी में हमारे देश में जितना भी हमारा टोटल जीडीपी है उसका मात्र 0.64% ही रिसर्च और डेवलपमेंट में जाता है। अगर किसी देश में सिर्फ 0.64% यू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू वुड डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Now we are comparing with the United States, China, Japan, Germany. You will have to understand the amount of money they are putting into the research and development. If we are investing only 0.6% of it, and if we expect that we would come up with Google and Amazon and different other kinds of technological innovation, then that would not be appropriate. तो आप जैसा हम बीज लगाएंगे, जैसी मेहनत करेंगे, फल वैसे ही प्राप्त होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम ये समझे कि ये अचानक पैदा हो गया, ये अचानक आ गया आज और हम सोचे कि हम भी इसको बना लें, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये आपके जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग है, जो कंप्यूटर साइंस है, उसके डेवलपमेंट के साथ इवॉल्व हुआ। आपके जो क्वांटम फिजिक्स है उसके साथ इवॉल्व हुआ। आपके जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है उसके साथ इवॉल्व हुआ। तो ये अचानक से पैदा हुआ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ऑलरेडी जो बेसिक साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज थे उनके फल स्वरूप ही यह एक प्रोडक्ट पैदा हुआ है। ये एक प्रोडक्ट है जो कि बेसिक साइंस का के फल स्वरूप ये पैदा हुआ है। तो अगर हम ये सोचे कि हम एक बना लें कि ये काउंसिल बनाने हम ऐसा कर ले और इससे हम ये कर पाएंगे, तो वो अपने आप से बेमानी होगी। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट्स और इनोवेशन करने हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी स्कूली शिक्षा से। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, उसमें हम कह सकते हैं कलेक्टिवली कि ये समझा जाता है कि भाई एजुकेशन में पैसे डालने से या एजुकेशन से वोट नहीं मिलता। जिस दिन देश ये समझेगी कि भाई एजुकेशन में काम करने से वोट मिलता है या राजनीति का हिस्सा बन जाएगी, उस दिन फिर एजुकेशन पे हर व्यक्ति और हर पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली लेगा। आज हमें देखना चाहिए कि हमारे कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जिसमें कि बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, रिसर्च की सुविधा मिल रही है। 11वीं और 12वीं के बच्चों की अगर आप लेबोरेटरी में जाकर देखेंगे तो उनके लेबोरेटरी में एक फनल और एक पीपेट के अलावा कुछ होता नहीं है। आप किसी भी कोई भी सदस्य मेरे इस बात से वक्तव्य से असहमत नहीं होगा। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर देखिए, आप शुरुआत 12वीं कक्षा से कर रहे हैं, 11वीं कक्षा से कर रहे हैं। अगर आपकी लेबोरेटरी जो स्कूल में है अगर वो प्रॉपर नहीं है, इक्विप्ड नहीं है, तो हम ये सोचे कि हम आकर आगे एडवांस चीजें कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, स्कूल को छोड़ देते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आइए, प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मेजॉरिटी उनके रिसर्च के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको दुख होगा। आप सारे
अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने स्टेट्स में या कहीं पर भी जाकर देखेंगे तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एबिस्मल है, बहुत ही कमजोर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक सरकार की उसमें खामी है, इसमें बहुत सारे राज्य सरकारों का भी कंट्रीब्यूशन कमजोर रहा है, पिछले सरकारों का, तो ये कलेक्टिव इसमें लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से करंट अभी की सरकार कह रही है कि भाई, तो स्लोगन्स तो बहुत सारे आए हैं लेकिन फंडामेंटल जो चेंजेस है उसमें काफी लिमिटेशंस रहे हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के रिसर्च और डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी कम है। अगर आप 0.6% आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने के कोई चांसेस नहीं है। आप दूसरी तरह ले लीजिए कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा आधार IITs को, NITs को, आईसर्स को, या फिर आप ले लीजिए DRDOs को, CSIR के लैब्स को, ये नेशनल लेवल के जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उसी पर ही आधारित रख रहे हैं। आप नेशनल लेवल के आप स्कूल को भी छोड़ दीजिए, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी छोड़ दीजिए, आप यूनिवर्सिटीज को भी छोड़ दीजिए, आप सीधे सीधे आइए IITs पे, आईसर पे, IISc पे और CSIR के सारे लेबोरेटरीज पे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में बच्चे रिसर्च के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैं खुद IIT में प्रोफेसर था। कोई भी बच्चा, कोई भी प्रोफेसर बाहर से जब पढ़ाई करके यहाँ पे, एक तो बहुत सारे लोग आते नहीं है, वो आते इसीलिए नहीं है क्योंकि समझा जाता है कि यहाँ पर ग्रोथ स्लो होगा, जो भी उनके कारण। जो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं तो लगभग 1.5 से 2 साल तो उसका लेबोरेटरी तैयार होने में लगता है। अब आप सोचिए कि एक यंग रिसर्चर के लिए 2 साल उसकी लेबोरेटरी बनने में लग रही है। उसके बाद उसके जो इक्विपमेंट आएंगे, थोड़े इक्विपमेंट रहेंगे, थोड़े इक्विपमेंट नहीं रहेंगे, वो पूरी तरीके से इकोसिस्टम में स्ट्रगल करता रहेगा और उसको लग जाएंगे 5 से 7 साल अपनी लेबोरेटरी स्टैब्लिश करने में। अब एक रिसर्चर साइंटिस्ट के जो ब्रेन होता है वो 5 से 6 साल अगर उसको डिले कर दोगे तो फिर वो बस ये हो जाता है कि बॉस मेरे को सरकारी नौकरी मिली है, मैं क्यों इतना माथाफोड़ी करूं, जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो। जिस दिन एक साइंटिस्ट ऐसा सोचने लगता है कि यार अब सरकारी सिस्टम में है, इसको चलने दो, अभी कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, उस दिन समझिए एक साइंटिस्ट की हत्या हो जाती है, एक ब्राइट ब्रेन की हत्या हो जाती है। और इसमें पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है, इस पे किसी एक को मैं दोष नहीं देना चाह रहा हूं। तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की स्थिति है। जो रिसर्च के R&D के इक्विपमेंट्स हैं सीरियसली अंडर रिसोर्स्ड है। आप ये IIT की बात कर रहा हूं मैं, आप नीचे चले जाइए CSIR के लेबोरेटरीज में, ज्यादातर रिसर्च आपके CSIR लेबोरेटरी से होते। आप DRDO ले लीजिए, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आर अंडर इक्विप्ड। और ये मैं फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, मुझे भी ये कहते हुए दुख हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी शुरुआत जो मैंने 0.64% एक नंबर में हम दरकिनार कर देते हैं, यार ये नंबर क्या बोल रहे हो, रियलिटी नहीं है। भाई ये जो GDP का 0.64% आप लगा रहे हो, वो इसीलिए तो आज जो बाकी के इंस्टीट्यूशन में जो कमी दिख रही है उसका कारण ही वहीं से शुरू हो रहा है। तो मेरा यह कहना है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम फिजिक्स में, बायोमेडिकल में, सारी चीजों में अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप अपने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपको डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं निकलने वाले। हम कई सारे स्कीम्स बना सकते हैं, पैरेलल स्कीम्स ला सकते हैं, कई सारे स्लोगन्स ला सकते हैं, हमारी भावना अच्छी हो सकती है, हमारे उद्देश्य अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन भावनाओं को, उन उद्देश्यों को, उन स्लोगन्स को फलीभूत करने के लिए आपको एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और इकोसिस्टम को बिल्ड करने में पैसा लगाना ही पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई हमारे पास चारा नहीं है। ऑनरेबल चेयरमैन मैडम, इन्वेस्टमेंट R&D में प्राइवेट में ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में काफी कम है। प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मोस्टली टीचिंग में फोकस कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हाईली अंडर इक्विप्ड है। इसके अलावा आप देखिए कि जो टीचिंग होती है, बचपन में जो टीचिंग होती है हमारे देश में, जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में द काइंड ऑफ डिबेट्स वी आर हैविंग, मुझे पूरे सदन के चर्चा में मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पे क्या होना चाहिए। मैं एक यंग मेंबर, हो सकता है मेरी समझ थोड़ी कम हो, आप लोग ज्यादा समझदार होंगे। अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहां पर आई है तो हमें डिबेट करना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, इसमें फायदा, इसमें क्या नुकसान है। हमारी सारे डिबेट्स
वो हम कभी लैंग्वेज में फंस रहे हैं, कभी इस पे फंस रहे हैं, कभी उस पे फंस रहे हैं। हम रियल जो क्रक्स है उस पे तो हमारा डिस्कशन ही नहीं हुआ। और इसके लिए भी सरकार की प्राइमरी दायित्व बनती है कि भाई आप जाकर पहले कंसेंसस बिल्ड करो, उन सारी चीजों को कंसेंसस बिल्ड करो और उसमें डिबेट और डिस्कशन एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर जो कल्चर होती है, जो रिस्क टेकिंग कल्चर होती है, वो किसी एक झटके में या सरकार क्रिएट नहीं कर सकती, वो पूरा इकोसिस्टम होता है। उसमें ये होता है कि भाई द फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स में या दूसरे किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखेंगे कि फियर ऑफ फेलियर नहीं होती है, क्योंकि वो टैबू भी नहीं होता है और वहां का पूरा रिसर्च इनोवेशन का इकोसिस्टम उनको सपोर्ट करता है। हमारे यहां इसकी कमी है। टैलेंट का जो अट्रैक्शन है, आपके पास टैलेंट आए, अब आप पैसे लगा दिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना दिए, अगर उसमें टैलेंट ही नहीं है, अगर उसमें रिसर्च करने वाले बच्चे ही नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो टैलेंट का जो माइग्रेशन है वो आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत समय से प्रॉब्लम है। आईआईटी से हम बच्चे तैयार करते हैं, सरकार उसमें इतना इन्वेस्ट करती है, बच्चे बाहर निकलते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। आप जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, सक्सेसफुल इनोवेशंस आप देखेंगे अमेरिका में, चाहे आप गूगल ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, हर जगह इंडियंस है और वो काफी अच्छे पोजीशन पे है, वो लीड कर रहे हैं। पर वो यहां से छोड़कर यहां सफल नहीं हो पाते, वो अमेरिका में जाकर सफल हो रहे हैं। तो प्रश्न तो ये उठता है कि भाई हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे देश में ही सेवा करे, सर्विस दे, तो ये सारे इनोवेशंस यहां पे हो सकते थे। इसके अलावा जो एक्सेस टू कैपिटल है, जो हम स्टार्टअप करते हैं तो जो एक्सेस का उनको एक्सेस होना चाहिए पैसे का, तभी वो ज्यादा रिस्क लेगा, फियर नहीं रखेगा फेलियर में। तो इसमें एक्सेस टू कैपिटल सभी स्टार्टअप्स को मिल सके। गवर्नमेंट सपोर्ट पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, कई सारी अच्छी पॉलिसीज आई है और जब भी पॉलिसीज आती है हम सारे सपोर्ट करते हैं उसमें, लेकिन इतना लैग है। जैसे कि आज एयरक्राफ्ट पे ही एक बिल आया, ये 2001 और 2008 में सरकार ने एग्रीमेंट कर दिया था और उसके लिए जो लीगल बाइंडिंग आज हम लेकर आए, तो एक एक चीज में अगर हम 5 साल और 10 साल का अगर डिले रखते हैं पॉलिसी में, एक मैंने एग्जांपल दिया, तो 5 से 10 साल का अगर हमारे डिले होगा पॉलिसी मेकिंग में, तो 5 साल और 10 साल का डिले आप फॉर्मुलेट कर लीजिए कि डिकेड्स का, पता नहीं कितने डिकेड्स का हम पीछे चले जा रहे हैं। तो पॉलिसी में जो क्विकली पॉलिसी इंट्रोडक्शन और इंटरवेंशन सरकार को करनी चाहिए वो बहुत जरूरी है और ये काफी क्विक स्पैन में करना पड़ेगा। इसके बाद एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार R&D में कम पैसे लगा रही है तो राज्य सरकार भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार का इससे भी काफी कम है। इसमें राज्य सरकार को, केंद्र सरकारों को, सबको मिलकर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। बट एक जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे देश में अभी है कि अगर भाई मैं फलाने पार्टी का हूं केंद्र में और राज्य में दूसरी पार्टी का सरकार आ गया तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। और राज्य सरकार में अगर स्टेट लेवल एक पार्टी हो गई, कॉरपोरेशन में दूसरी पार्टी आ गई तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब पंचायत में दूसरे आ गए, ब्लॉक समिति में, कॉम्प्लेक्सिटी, डेमोक्रेसी जो स्ट्रेंथ है वो हम कॉम्प्लेक्सिटी में परिवर्तित कर दिए और ये इसमें भी इसका फर्क आपको नजर आता है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या एंटरप्रेन्योर स्किल सेट या स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए तो अमेरिका बहुत तेज है कंट्री, ऑब्वियसली वो ग्रो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो रिसर्च इनोवेशन को ये सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं, जो कुछ भी उससे नतीजा निकलता है उसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे वो बहुत, उनके लीगल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग है। वो किसी भी दूसरे देश को अपने जो प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी राइट है, उसको चोरी करने नहीं देते। हमें अपने देश में ही इसको लीगल जो इन्फ्रिंजेस है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। कई जगह पे, इंस्टीट्यूट्स पे, यूनिवर्सिटीज में बच्चे अच्छी चीजें बना लेते हैं पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, बायोमेडिकल के क्षेत्र में जो हो रहे एडवांस मटेरियल
सारे जो एडवांस चीजें जो आप कह रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है, एक स्टेज है एडवांसमेंट। वो ऑल ऑफ अ सडन आकाश से नहीं टपक गया कि आज ये टपक गया। वो रिजल्ट है आपके इन्वेस्टमेंट, बेसिक साइंस में जो आप इन्वेस्ट किए हो, जो रिसर्च और R&D पे जो आप इन्वेस्ट किए हो, उसके फल स्वरूप ही ये अंत में निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। तो अगर हमें इनको करना है तो इन सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, इन सब में पैसे डालने पड़ेंगे, सीरियसनेस रखना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को इससे अलग रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम कुछ कह सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, और ये काफी अच्छा बिल है। ऐसे बिल आते रहने चाहिए, और इस सब के लिए मैं आप पूरे सदन को धन्यवाद करता हूं।